समझ में आ जाएगी, सेक्शन वाइज हमको पढ़ने में आसानी रहे। देखिए ये होता है कि जब हम लोग समाज में रहते हैं, कोई चीज़ बात होती तो लोग कहते हैं कि कोई तुम्हारे पास ऐसा है, अपनी बात को जो बता रहे हो आप साबित कर सकते हो। जैसे हम लोग से छोटी छोटी बातों पर भी सबूत मांगा जाता है, प्रूफ मांगा जाता है। कोर्ट में चलते हैं, कोर्ट में जो केस सुनने वाले जजेस होते हैं वो कभी घटना स्थल पर नहीं जाते। जहाँ पर घटना घटती है वहाँ पर वो, चाहे वो सिविल केस हो चाहे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो जज साहब हैं वो अपना निर्णय दे कैसे। तो जज साहब अपना निर्णय देते हैं साक्ष्यों के, बिना साक्ष्य के जज साहब अपना निर्णय। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो जज अपना साक्ष्यों पर देते हैं, साक्ष्य को कैसे न्यायाधीशों के सामने, ताकि न्यायाधीश हमारे साक्ष्य पर विश्वास कर लें और हमारे पक्ष में। देखो इसकी शुरुआत होती सबसे पहले जब कोई मुकदमा आता है, उस मुकदमे से जुड़े हुए जो लोग, केस से जो जुड़े, वो कोर्ट में लाए जाते। सिविल केसेस अगर है, सिविल केसेस जो चलता है प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंड, वादी। वादी वह व्यक्ति होता है जिसके विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है, जिसके लीगल राइट्स ब्रीच। प्रतिवादी वह व्यक्ति होता है जो वादी के विधिक अधिकार को। क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल क्रिमिनल केस जो होता है वो स्टेट वर्सेस एक्यूज, राज्य बनाम अगर पुलिस हुई है एफआईआर। अगर कोई प्राइवेट कंप्लेन करता है वो चलता है कंप्लेनेंट वर्सेस, ये सिस्टम। देखो जो वादी अपना सिविल चाहता है या कंप्लेनेंट अपना चाहता है, अपना मुकदमा लाने के साथ साथ वो अपने मुकदमे में गवाहों का जिक्र, कुछ गवाहों का जिक्र। ध्यान रखिएगा जो मुकदमा है उसको आज से हम वाद, मुकदमा उर्दू का शब्द है, जो हम लोग गवाह है उसके जगह बोलेंगे साक्षी। आप लोग को समझाने के लिए मुकदमा। अब जो साक्षी होता है किया जाता है, तो देखो जो साक्षी होते हैं दो प्रकार के। एक को हम लोग बोलते हैं औपचारिक साक्षी, फॉर्मल विटनेस। दूसरे को हम लोग बोलते हैं अनौपचारिक साक्षी, इनफॉर्मल। एक साक्षी वो होता है जिसको हम लोग औपचारिक बोलते हैं। वो औपचारिक साक्षी उसको कहते हैं देखा हो, घटना को स्वयं सुना हो, घटना का स्वयं आभास किया हो, यानी वो जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्षदर्शी, आई विटनेस, तस्मदी। वो जो कोर्ट में जाता है, जो उसने देखा, जो उसने सुना, वो बताता है, तो हम लोग बोलते हैं फॉर्मल विटनेस। दूसरे वे गवाह होते हैं, वे साक्षी होते हैं जो न तो घटना को देखे होते हैं, न तो घटना को सुने होते हैं, बल्कि वो स्पेसिफिक नॉलेज से, विशिष्ट नॉलेज से, तो घटना पर क्या करते हैं, ओपिनियन देते, राय प्रकट। जैसे कोई डॉक्टर साहब है के सामने कोई डेड बॉडी लाई, तो डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम किया। जो डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम किया, वो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनाते हैं वो अपने विशिष्ट ज्ञान से, उन्होंने न तो उस व्यक्ति को मरते हुए देखा, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है। डॉक्टर साहब ने, उनके पास केवल डेड बॉडी लाई गई है और वो अपने विशिष्ट ज्ञान से पोस्टमार्टम की। इनको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल। देखो दो प्रकार के साक्षी हैं, एक को बोलते हैं फॉर्मल, औपचारिक साक्षी, जो एक सामान्य व्यक्ति होता है। आप लोग अपनी कॉपी में लिखते चलिएगा कि औपचारिक साक्षी बराबर फॉर्मल विटनेस बराबर आम व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति। दूसरा है इनफॉर्मल विटनेस, इनफॉर्मल विटनेसेस बराबर औपचारिक साक्षी बराबर विशेष एक्सपर्ट, बराबर विशेषज्ञ एक्सपर्ट। देखो जो औपचारिक साक्षी होता है
वो न्यायालय में उपस्थित होकर केवल जो उसने देखा है, जो सुना है, जो उसने आभास किया है, उसके बारे में कोई राय नहीं प्रकट करेगा। वो बस जो देखा, जो सुना, बस वही कोर्ट के सामने बता देता। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं चश्मदीद, आई विटनेस, प्रत्यक्ष साक्षी। और ये जो बताता है कोर्ट में, तथ्य के बारे में बताता है, विधि के बारे में कुछ भी नहीं। फिर दूसरे तरफ जो हमारे एक्सपर्ट होते, विशेषज्ञ होते हैं, वो हर समय विधि, चाहे वो पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर हो, चाहे वो औजार का विशेषज्ञ कहते हैं, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट होता है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जितने भी प्रोफेशनल वाले लोग जी होते हैं, वो विशिष्ट ज्ञान को कोर्ट के सामने बताते हैं और वो ओपिनियन। दो चीज़ें ध्यान रखना, जो फॉर्मल विटनेसेस है वो फैक्ट्स को बताता है, जो इनफॉर्मल विटनेसेस है वो ओपिनियन देता है, वो क्या करता है, राय प्रकट। ठीक, एक चीज़ तो ये ध्यान रख। अब जो ये तो हो गए साक्षी लोग। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो सूट है, हमारा जो वाद है, न्यायालय उसको प्रथम सुनवाई के दिन पर स्वीकार करे। अगर हमारे सूट में कुछ कमी होगी, कोर्ट क्या करेगा, फर्स्ट हियरिंग पर ही उसे लिख देगा, वादी के वाद पत्र को खारिज किया। अगर आपका वाद पत्र खारिज हो गया तो आगे। ठीक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा वाद पत्र खारिज ना हो। सिविल केस है, क्रिमिनल केस है तो हमारा कंप्लेंट ना खारिज हो, परिवाद ना खारिज हो, ये तो हम चाहते हैं ना। इसके लिए देखो तरीका क्या होता है। सबसे पहले शुरुआत होती है तथ्य की। जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देखते हैं, जो कुछ अपने कानों से सुनते हैं, जो कुछ हम अपने इंद्रियों से आभास करते हैं, सब के सब है तथ्य। क्लास चल रही है, ठीक है, क्लास में आप टीचर को देख रहे हैं, टीचर स्टूडेंट को देख रहा है, आप आंखों से देख रहे हैं, आप कानों में लॉ के प्रोविजन सुन रहे हैं। ठीक, ये सब क्या है, तथ्य। शुरुआत किसी भी की होती है तथ्य से। अब कौन से तथ्य हम न्यायालय के सामने रखें ताकि न्यायालय हमारे तथ्य को प्रथम सुनवाई की तिथि पर, फर्स्ट हियरिंग के डेट पर हमारे प्लेन को एडमिट कर ले। जैसे आप लोग बोलचाल में कहते हो फर्स्ट इम्प्रेशन, क्या फर्स्ट इम्प्रेशन का कोई प्रभाव होता है हम लोग के? अगर आप किसी से पहली बार मिलते हैं, पहली बार किसी को देखते हैं, तो हम लोग के जीवन में का कोई महत्व होता है फर्स्ट इम्प्रेशन का? यस, यस। यस ये यस ध्यान सर। रखिएगा। अगर आप किसी की हमें फर्स्ट इम्प्रेशन में अच्छे साबित हुए, से बने रहेंगे तब तक बैड करेक्ट। अगर आपके किसी की निगाह में आप शुरू में ही खराब निकल गए, तो आप तब तक अच्छे नहीं बनेंगे जब तक कि आप अच्छे अपने, इसी को हम लोग कोर्ट के सामने हम अपने सूट को कैसे रखें, कोर्ट हमारे सूट को क्या करे, प्रथम सुनवाई पर ही एडमिट कर ले। उसके लिए कहा गया है, जो तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सुसंगत, रिलेवेंट, एक होता है विसंगत, इनरिलेवेंट। जो तथ्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिलेवेंट संगत, एक होता है इनरिलेवेंट, तो हम लोग कहते हैं असंगत हम लोग दैनिक जीवन में सुसंगत चीज को, असंगत चीजों, रिलेवेंट चीज को, रिलेवेंट दैनिक जीवन सुसंगत। सुसंगत चीज को। सुनते तो इन, बड़ा मजा है ना। जैसे कल सर खोरी हो गई, सर दोनों सुनते हैं। नहीं लगे रहे। अगर कोई किसी की बुराई बता रहा है तो कितना, भाई ऐसे व्यक्ति की बहुत बता रहा है। मजा आता है सर। हाँ, और कई ऐसे व्यक्ति के बता रहे हैं जिससे आपका 36 का आंकड़ा चल रहा है, तब तो आप सारे काम बंद कर, 1 घंटे बाद खाना, खाना खाने की जरूरत क्या है, पेट तो ऐसे ही भर गया। ठीक है ना। तो जैसे दैनिक जीवन में क्या होता है कि अच्छे लोग क्या करते हैं, इन
वो कहते हैं हमारा टाइम खराब, हमारा टाइम खराब। ठीक है, आप वो बात बताइए। जैसे हमें को बहुत से लोग फ़ोन, ठीक है, दिन भर से कर, मैं 2 बार मेंस टू द पॉइंट बात, आप 2 बार मेंस के 4 बार आप जिस लिए कॉल किए पॉइंट बताइए। तो पॉइंट बताइए कि आपको क्या मटेरियल पास चाहिए, बताइए। जैसे जिसके पास समय, आप लोग, आप 1% भी अब न्यायाधीश के पास मुकदमों, न्यायाधीशों कहा गया इतना काम आपको हर महीने निपटाना है, तो बोलते हैं पॉइंट्स। तो अब हम न्यायाधीश को क्या सुनाए कि न्याय तथ्य, कौन से तथ्य को उसको बोलते हैं रेलिवेंट। अब यहाँ पे आता है कि सुसंगत है क्या। अब न्यायाधीश को कौन सा तथ्य सुनाए जो रिलेवेंट हो, सुसंगत हो। वो कहा गया है धारा 3 से लेके, जो हम लोग बीएसए पढ़ रहे हैं भारतीय में, ये कहा गया कि धारा 3 50 के अंदर, धारा 3 के अंतर्गत, धारा 4 के अंतर्गत, 5 के अंतर्गत, 6 के अंतर्गत, 50 के अंतर्गत, 50 के अंतर्गत जो बातें कही गई हैं के अंदर आपको आपको उसी के अंदर अपनी बात कहनी। अगर आप उसके अंदर 3 से लेके 50 सेक्शन है, अगर उस सेक्शन के अकॉर्डिंग आप अपने फैक्ट्स को कोर्ट के सामने रखोगे, कोर्ट उसको क्या करेगा, स्वीकार कर। तो कोर्ट लिखता है वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया, परिवादी के परिवाद को स्वीकार किया, यानी आपका केस कोर्ट में ठीक। अब आपका कोर्ट रजिस्टर्ड हो गया है कोर्ट में, किसकी वजह से, फैक्ट प्लस रिलेवेंसी। फैक्ट्स को आपने रिलेवेंट बना दिया, कोर्ट ने उसको कर लिया क्या, एडमिट। हम सुने, अब जब कोर्ट के सामने कोई भी मैटर एडमिट हो, ठीक, कोर्ट के सामने हमको रख दिया, कोर्ट ने क्या किया, एक्सेप्ट करने के बाद अब कोर्ट कहती है आपने बोल दिया, सुन लिया, आपने जो बोला वो सेक्शन 50 के अंतर्गत था, हमारी भी मजबूरी, भी मजबूरी, कोर्ट आपको नहीं कर सकता। अब कोर्ट कहता है कि आप अपनी बातों को सिद्ध करिए, प्रूफ करिए, प्रमाण दीजिए। तो देखो जो प्रमाण दिया जाता है उसके 7 तरीके, 7 में से किसी भी तरीके से आप अपने तथ्य को कोर्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, उस सुसंगत को आप प्रमाण के द्वारा अगर सिद्ध कर देते हैं, आपका जो तथ्य सुसंगत है अब वो हो जाएगा ग्राह्य, ग्राह्य एडमिसिबल। 7 तरीके क्या है। सबसे पहले कहा जाता है मौखिक, ओरल एविडेंस। आप पास अगर कोई ऐसा साक्षी है, आप अपना भी बयान दर्ज, साक्षी है, उसका आप कोर्ट के साथ, हम लोग बोलते हैं ओरल एविडेंस, नंबर 1। दूसरा होता है भौतिक साक्ष्य या वास्तविक, रियल एविडेंस हम लोग बोलते हैं। फिर तीसरे नंबर पर आता है परिस्थिति साक्ष्य, सरकमस्टांस। नंबर 4 पे आता है हियर से एविडेंस। 4 ये हो गए, फिर 3 और बचते हैं। 3 में आता है डॉक्यूमेंट्री, दस्तावेजी। फिर आता है प्राथमिक, प्राइमरी एविडेंस। लास्ट में आता है द्वितीयक साक्ष्य या गौड़ साक्ष्य। अब इसको फटाफट बोल लो, ओरल एविडेंस, रियल एविडेंस, सरकमस्टांशियल एविडेंस, हियर से एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस। ठीक, मौखिक साक्ष्य, वास्तविक या भौतिक साक्ष्य, परिस्थिति जन्य साक्ष्य, अनुश्रुत साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य। ये 7 में से जो भी आप सिस्टम एडॉप्ट करना चाहो वो सिस्टम। और ये जो सातों प्रकार के साक्ष्य है, सबकी अपनी अलग अलग वैल्यू है। ऐसा नहीं कि सबके बराबर 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 वैल्यू। अगर आप
कोई अपने जो आप साबित करना चाहते हो उस पर आप डॉक्यूमेंट, अगर आप दस्तावेजी साक्ष्य देते हो वो भी प्राइमरी नहीं, मूल प्रति, आप समझ लीजिए न्यायालय भी मान लेगा और विपक्षी का मुंह बंद, अपोजिट पार्टी का। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके ऊपर किसी आरोप लगाया कि आप एलिजिबल हो, आप लॉ ग्रेजुएट, ठीक, आप क्या करो, आपके कौन सा ऐसा तरीका हम अपनाएं, क्या बताइए कौन सा तरीका अपनाएं कि मान लिया जाए कि क्या करें, जरा बोलिए क्या क्या आप दे सकती है। सर डॉक्यूमेंट्स देंगे अपना, सर मार्कशीट दिखाएंगे उसको। एडमिट जो कार्ड, मार्कशीट देंगे सर, मार्कशीट सनद नए मार्कशीट नए डॉक्यूमेंट्स। नए लोग को मार्कशीट सर्टिफिकेट, अर्चना सर्टिफिकेट दिखाएंगे सर। आपके पास जो आपकी विपक्षी कहता है कि इन्होंने इसको भागलपुर में फर्जी भागलपुर में से, अब आप क्या करोगे, एडमिट कार्ड दिखाएंगे सर। एडमिट कार्ड से कहीं मालूम हो जाएगा कि आप पास, एग्जाम में बैठे थे, तो एग्जाम ये में तो जो पता बैठा वो पास हो जाता है, फेल भी तो होता मार्कशीट भी दिखा सकते हैं। है। वही तो कह रहा है कि मार्कशीट फर्जी है, इसके लिए लॉ का प्रोविजन, लॉ कहता है आपके पास जो सबसे बड़ा था, सबसे प्रमुख था, आपने दिखा दिया, अब आपको कुछ, आप इससे ज़्यादा क्या अपने फेवर में दे सकते हो, कुछ नहीं। अब वो जो अपोजिट पार्टी है जो ये आरोप लगा रहा है कि आपकी मार्कशीट फर्जी है, आपकी डिग्री फर्जी, वो प्रूफ, आपकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी खत्म, ठीक। अगर कोई मैटर रिटर्न फॉर्म के लेकर डिस्प्यूट है तो बेस्ट उसका होता है एविडेंस क्या, आप उस पर डॉक्यूमेंट दे दो और डॉक्यूमेंट्री भी क्या दे दो, प्राइमरी दे, आपका काम बचा। ये जो 7 तरीके होते हैं इसको हमको कोर्ट के सामने देना होता है। अगर कोर्ट हमारी बात को मान लेता है तो वो क्या बन जाता है, एडमिस, राय, वो क्या बन जाता है, राय। अगर हमने उसको ये एविडेंस तो दिया बट वो कोर्ट उसको स्वीकार नहीं किया, हम उसको एडमिट नहीं करा, तो क्या बोलते हैं, नॉन एडमिट या नॉट एडमिस, इसको हम लोग कहते हैं अग्राह्य, अग्राह्य, ठीक। जो चीज़ें एडमिसिबल हो जाती हैं, जो चीज़ें ग्राह्य हो जाती हैं, वो पार्ट ऑफ द एविडेंस होता है, पार्ट ऑफ द जजमेंट होता है। अब जज साहब जब अपना निर्णय लिखेंगे, जो चीज़ों को हमने जज साहब के सामने ग्राह्य बनवाया है, जज साहब उस चीज़ों को ग्राह्य लिख कर आपके फेवर में जजमेंट, जो चीज़ें हम नॉन एडमिसिबल किए हैं, नहीं प्रूफ कर पाए हैं, अग्राह्य रह गया है, वो पार्ट ऑफ द जजमेंट, पार्ट ऑफ द जजमेंट नहीं, ठीक। क्या हो गया बताइए, सर ग्राह्य और अग्राह्य क्या होता है? एडमिसिबल जो चीज़ें आप खाती हैं वो है ग्राह्य, खाना खाती है, ईटा पत्थर नहीं खाती, तो ईटा पत्थर अग्राह्य है, और चावल दाल रोटी सब्जी जो भी और खाती है वो क्या है, ठीक। जैसे दैनिक जीवन में जो जो चीज़ें हम लोग खाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ग्राह्य। जो चीज़ हम लोग नहीं खाते वो अग्राह्य। तो जो चीज़ें हम लोग खाते हैं वो कुछ उसका प्रिपरेशन करते हैं कि तुरंत खा लेते हैं, प्रिपरेशन करना होता है सब। जैसे घर में सभी के लोग के घर में खाने बनते हैं, खाने बनने में टाइम लगता है कि तुरंत बन जाता है, टाइम लगता है सर। आटे लिया, गूंधा गया, फिर आटे की चपातियाँ बनाई गई, टाइम लगता है ना। तो उसी तरह कोर्ट है, कोर्ट पे पहले आप फैक्ट दीजिए, फैक्ट को रिलेवेंट बनवाइए, सुसंगत बनवाइए, ताकि कोर्ट तैयार हो जाए, फिर 7 तरीके में से साक्ष्य कोर्ट के सामने रखिए, ठीक है। तब कोर्ट आपको बताएगी कि हमने तो क्या माना, कि आपने जो हाँ ग्राह्य मान रहे हैं कि अग्राह्य मान रहे हैं। अगर ग्राह्य मान लिया गया है तो पार्ट ऑफ द जजमेंट का आधा,
इसीलिए जो अच्छे वकील साहब लोग होते हैं, अनुभवी होते हैं, बता देते हैं आप मुकदमा जीत। जब वकील साहब को लगता है कि हमारा मैटर तो नॉन एडमिट, उनको मालूम रहता है कि ये मुकदमा मैं मुकदमा हार जाऊंगा। ठीक है, अच्छे एडवोकेटों को हर चीज़ की जानकारी रहती है। अब देखो, इसके साथ साथ कोर्ट में ध्यान रखिएगा 3 शब्दों का प्रयोग होता है। 3 शब्दों का, आज हम कोई सेक्शन नहीं बता रहे, ध्यान से पहले तो आप लोग के दिमाग में इंडियन एविडेंस एक्ट आ जाए, फिर सेक्शन वाइज एक एक करके समझा दे। देखो 3 शब्द है। एक होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार। दूसरा होता है ओनस, साबित करने का भार। तीसरा होता है प्रिजम्पशन, उपधारणा। 3 शब्द है। पहला है सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ। दूसरा है ओनस, साबित करने का भार। तीसरा है प्रिजम्पशन, उपधारणा। ये पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट में जब लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे हैं, ये तीनों शब्द आप लोग को मिलेंगे। देखो, जो सबसे पहले हम लोग सबूत के भार को पढ़, अधिकांश केसेस में मान के चलो 90% केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ की जरूरत पड़ती है। बर्डन ऑफ प्रूफ, चाहे वो सिविल सूट आ जाए चाहे क्रिमिनल सूट आ जाए। तो ये कहा जाता है चाहे वो सिविल सूट चल रहा है चाहे वो क्रिमिनल सूट चल रहा है, सूट की शुरुआत कौन करेगा, सबूत किसके ऊपर सबसे, सबूत किसके ऊपर ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप अपना सबूत, इसी को हम लोग बोलते हैं सबूत का भार। क्या देखो, मोटा मोटा एक रूल्स है, अगर सिविल केस चल रहा है, तो उसको बोलते हैं सबूत का भार वादी पर, प्लेंटी पर। अगर क्रिमिनल केस चल रहा है तो क्रिमिनल केस में बोलते हैं सबूत का भार जो होता है वो अभियोजन या परिवादी। अगर क्रिमिनल केस पुलिस रिपोर्ट पर है, एफआईआर किया है, वहाँ पर पीड़ित व्यक्ति को बोला जाएगा अभियोजन। अगर आपने कंप्लेंट फाइल किया है तो पीड़ित व्यक्ति को बोला जाएगा परिवादी। रही बात सिविल केस और क्रिमिनल केस क्या होते हैं, जानकारी है नए लोगों को कि नहीं है? किसको हम लोग सिविल केस बोलते हैं, किसको हम लोग क्रिमिनल केस बोलते हैं? अमरीन क्लास में है? बोला सर। जी सर। आइए सामने आइए, सीखिए क्या होता है सिविल केस। सिविल केस सर जो दीवानी होते हैं, जो प्रॉपर्टी वगैरह पे यूज होते केवल प्रॉपर्टी वाले। हैं। जी। और क्रिमिनल जो आईपीसी में जो फौजदारी मुकदमा में यूज होते हैं। मान लीजिए कि संविदा भंग हो गई, कौन सा मैटर? सर कौन सिविल में आएंगी? पति पत्नी में न्यायिक पृथक्करण, तीसरा से सिविल में। ये तो प्रॉपर्टी से नहीं। हाँ पर फैमिली केस जो होते हैं वो भी सिविल में होते हैं। अगर एक शब्द में आपसे पूछा जाए सिविल केस क्या होता है तो क्या बता सकते? हम्म, और नए लोग में से कौन बता सकता है सिविल केस किसको बोलते हैं? सर अगर किसी इंसान को मतलब खतरा हो या फिर जान का, तो वो आता है क्रिमिनल केस में, बाकी जितना मैटर वो सिविल केस में। इंसान होना जरूरी है? बिल्ली, जानवर? हाँ सर वो भी आएगा क्रिमिनल केस में। कुत्ता जाएगा एफआईआर लॉन्च कराने? नहीं सर। अगर कुत्ता को लगा कि हम जान का खतरा है तो कौन देखो, सिविल केस जो होता है, सिविल केस उन केसेस को बोलते हैं जो सीपीसी के सेक्शन 9 में कहा गया पद संबंधी धन संबंधी जितने भी मैटर टाइटल सूट होते हैं या प्रॉपर्टी सूट होते हैं वो बोलते हैं। क्रिमिनल सूट किसको कहते हैं? क्रिमिनल सूट वह सूट होता है जो राज्य के द्वारा बनाए गए नियम, राज्य ने हम लोग के लिए सारे नियम बनाए, कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में, ठीक है, अगर आपने नियम को तोड़ा तो आप क्या हो जाओगे? आप एक दिन हरे पेड़ को गए काट दिए, हरा पेड़ लगा था कहीं पर, आप गए एक दिन उसको काट दिए, कोई अपराध?
आपने हरे पेड़ को काट दिया तो कोई अपराध है कि नहीं है? यस सर है। पहले तो हमारे पूर्वज काटते थे, वही ईंधन होता था। ये तो ईंधन क्या होता था, लकड़ी से तो खाना बनता था। 40-50 आपको बताना पड़ेगा, उसमें फॉरेस्ट बट अब हो गया। उसमें फॉरेस्ट एक्ट नहीं बना था। फॉरेस्ट एक्ट जंगल के, तो क्रिमिनल केस उन केसेस को बोलते हैं राज्य ने जो भी नियम बना दिए, अगर आप उस नियम को तोड़ते हो तो आपके ऊपर क्रिमिनल। अब आप ये नहीं कर सकते हम तो एलएलबी नहीं पास, क्या मालूम कानून के। विधि की भूल क्षम्य नहीं। विधि की भूल न तो एडवोकेट को छूट है, न लॉ के स्टूडेंट को छूट है, न न्यायाधीशों को छूट है, न किसी नॉन लीगल पर्सन को। वो ये नहीं कर सकता अरे हम तो बिजनेस। विधि की भूल क्षम्य नहीं। देखो सिविल केसेस में तो क्या नाम है, सबूत का भार होता है वादी के ऊपर होता है, और क्रिमिनल केसेस पे, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं सबूत का बर्डन ऑफ। दूसरा क्या होता है कि कभी कभी सूट के दौरान जो विपक्षी पक्षकार होता है, मान लीजिए अभियुक्त है क्रिमिनल के, वो किसी सेक्शन का लाभ चाहता है, वो किसी धारा का लाभ चाहता है, तो वो क्या करता है, सबूत के भार के पहले खुद भी कूद जाता है। पहले न्यायालय में एप्लीकेशन देता है कि मुझे अपने बचाव में कुछ कहना। जैसे अगर किसी व्यक्ति के ऊपर यह आरोप है कि इसने चोरी किया, एफआईआर हो गई, मुकदमा शुरू हो गया। जैसे ट्रायल स्टार्ट हुआ, उसने कोर्ट में एप्लीकेशन दिया कि जिस समय चोरी की घटना हुई थी, लॉजिंग ऑफ द एफआईआर के समय, उस समय मैं अनसाउंड माइंड, मैं विकृत चित्त था, पागल था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर वो अपने को विकृत चित्त होने का दावा कर रहा है, जो सामान्य नियम है कि सबूत का भार अभियोजन या परिवादी पर है, तो रोक दिया। कहा जाएगा कि आप अभी मत कुछ करिए, ये पहले अपने को बता रहे हैं कि घटना वाले दिन हम पागल थे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ओनस। ओनस साबित करने का। तो अगर सच में ये घटना वाले दिन पागल थे, तो क्या इनका केस आगे चलाना उचित होगा कि नहीं उचित होगा? अब्दुल, इनका केस चलाना उचित होगा? नहीं सर, नहीं उचित होगा। नहीं उचित होगा। तो केस को क्या किया जाए, समाप्त कर। जी सर जी। तो ध्यान रखिएगा, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो हर समय कांस्टेंट, बर्डन ऑफ प्रूफ हर समय कांस्टेंट होता है। और इसका मोटा मोटा रूल्स बना लो कि सिविल केसेस पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है प्लेंटिफ पर होता है, वादी पर होता है, और क्रिमिनल केसेस पर अभियोजन या परिवादी। लेकिन जो ओनस होता है ये वेरिएबल होता है, आता जाता रहता है। मान लीजिए मुकदमा चलने लगा, बीच में उसने डिमांड किया, जो अभियुक्त व्यक्ति है, एक्यूज पर्सन है, वो बीच में पागलपन का लाभ लेना चाहता है, मांगेगा बीच में, ठीक है। तो जो साबित करने का भार है, जिसको ओनस कहते हैं, वो हर समय क्या होता है, वेरिएबल होता है, चलयमान होता है, हिलता डुलता है। और लेकिन जो सबूत का भार है वो सदैव स्थिर होता है, कांस्टेंट। इसका एक जनरल रूल्स बना लो, सिविल मामलों में सबूत का भार वादी पर, आपराधिक मामलों में सबूत का भार अभियोजन या परिवादी पर। ये सामान्य नियम इस, ठीक। लेकिन मुकदमे केस के दौरान अभियुक्त व्यक्ति किसी धारा का लाभ मांग सकता है, और जब लाभ मांगेगा तो उसको कहा जाता है ओनस। वो शुरू में भी मांग सकता है, बीच में भी मांग सकता है, निर्णय होने के पहले भी मांग। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो साबित करने का भार है वो चलयमान होता है, वो फिक्स नहीं। इसको देखो, हमने जैसे बताया है पुराने लोग को, आप लोग भी, हम लोग के मुंह में दो जबड़े हैं, एक ऊपरी एक निचली। क्वेश्चन है दो कि तीन? दो है सर। दो ही है। कौन सा हिलता है जब हम लोग बोलते हैं, खाते हैं, तो पूरा ऊपर हिलता है कि नीचे हिलता है कि दोनों हिलता है? देखा कि दो, सर ऊपर वाला है। दोनों से। ऊपर वाला हिलता है।
ये बताइए तो टाइम क्यों लग रहा है? थोड़ा हिला हिला देख लो भाई जल्दी। आरपी सिंह, जी सर। आपके मुंह का ऊपरी जबड़ा हिलता है कि नीचे वाला? सर नीचे वाला हिलता है। ऊपर वाला हिलाइए। चांदनी बताइए, ऊपर का हिलता है कि नीचे का? दोनों सर। अबे, दोनों हिलता है। जरा ऊपर का हिला के दिखाओ क्लास में सब। आज से सीख लो कि ऊपर का नहीं, ऊपर का कांस्टेंट। तो अगर आप बताओ कि ऊपर का हिलता है तो आपको पकड़ के लाया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा मानव कौन सा पैदा हुआ है कि इसका ऊपर का भी जबड़ा हिलता है, बताइएगा नहीं किस। ठीक है, अब आज से सीख लो कि ऊपरी जबड़ा है सबूत का भार। ऊपरी जबड़ा है, ये है सबूत का भार, कांस्टेंट है, हिलता डुलता नहीं। हम लोग खाते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, कभी भी ऊपरी जबड़ा हिलेगा नहीं। तो अपने कॉपी में लिखे रहना नोट्स में, ऊपरी जबड़ा बराबर सबूत का भार, बर्डन। जो हम लोग का नीचे वाला है हर समय हिल, बोलोगे, खाओगे, हंसोगे, रोगे, हर समय नहीं। ठीक, अब क्लास खत्म होने के बाद खूब चला चला के देख, लिख लेना निचला जबड़ा बराबर साबित करने का भार बराबर ओनर। देख लो फट से कॉपी, देखो तभी याद होगा। ऊपरी जबड़ा बराबर सबूत का भार बराबर बर्डन ऑफ प्रूफ। जल्दी जल्दी लिखो, निचला जबड़ा बराबर साबित करने का भार बराबर ओनस। दो बातें तो ये आप लोग को हो गई, एक सबूत का भार और एक जो है साबित करने। ठीक से प्रोसेसन करना, सबूत के भार को बर्डन ऑफ प्रूफ और साबित करने के भार को बोलते हैं ओनस, ONU। देखो तीसरी चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिजम्पशन, उपधारणाएं। उपधारणाएं जैसे हम किसी को पहली बार देखते हैं, उसके बारे में कुछ हम लोग उपधारणा बना लेते हैं, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है या ये देखने से क्रिमिनल लग रहा है। बहुत से लोग कहते हैं ना, 2 मिनट किसी को देखते हैं तुरंत भाप जाते हैं कैसा है। ऐसा आप लोग के अंदर कुछ गुण हैं, किसी को देख के आप कुछ अनुमान लगा लेते हैं कि नहीं? आप ट्रेन में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, फ्लाइट पे चल रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, पब्लिक रोड पे चल रहे हैं, किसी को देखते हैं तो कुछ अनुमान लगाते हैं कि नहीं लगा पाते? लगाते हैं सर क्या लगाते हैं? कि गरीब घर का दिख रहा है या बदमाश है या इस टाइप का। जैसे हम लोग दैनिक जीवन में क्या करते हैं कि किसी से 2 मिनट बात किए, 5 मिनट बात किए, 10 मिनट बात किए, तो हम लोग क्या मान लगा लेते हैं ये कैसा है। जैसे लोग कहते हैं ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे, कोई कहता है जज साहब बहुत अच्छे हैं, कोई कहता है टीचर बहुत अच्छे हैं, और कोई कहता है अरे वो डॉक्टर तो जाना मत, कसाई है। लोग बोलते हैं अरे वो जज, उसके पास बिल्कुल मत जाना, भागो। तो हम लोग दैनिक जीवन में एक उपधारणा बना लोगों के बारे में, ऐसे विधि भी उपधारणा बनाती। विधि उपधारणा कहाँ बनाती है? जहाँ पर विधि को ये लगता है कि मेरे सामने गवाह नहीं आ पाएंगे डायरेक्ट, ऐसा करो इस पे हम उपधारणा बना लें। जैसे बलात्कार, रेप। देखो जो रेप का केस होता है, जिस लेडीज़ के साथ रेप होता है, वो अपने फेवर में कहाँ से एविडेंस ले आवे कि मेरे साथ अमुक पुरुष ने रेप किया। अभी हमने आपको पढ़ाया है कि क्रिमिनल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है? विक्टिम पर, प्रोसिक्यूशन। तो रेप के केस में विक्टिम कौन है? लेडीज़। तो ये कहा गया है कि वो लेडीज़ कैसे सबूत लावे, क्योंकि रेप का केस कोई सार्वजनिक स्थान पर तो होता नहीं कि पब्लिक रोड पर हो रहा है, कहाँ से साथ छावे? तब इस पे लाया गया प्रिजम्पशन। क्या कहता है? अगर एक लेडीज़ ये चार्ज लगाती है कि एक्स नामक पुरुष के साथ सेक्सुअल इंटर किया, ठीक, और उस लेडीज़ का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन में रिपोर्ट आ जाती है कि उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, तो रेप का केस रजिस्टर। अब यहाँ पे जब ये कोर्ट में केस स्टार्ट होगा, कोर्ट ये मान के बैठी हुई है कि एक्स नामक पुरुष ही इसके साथ रेप किया,
एज्यूम करके बैठी हुई, उपधारणा करके बैठी। इसमें बचाव किसको लाना पड़ेगा? पेरेंट्स को, एक्यूज। उस पुरुष को ये बचाव लाना पड़ेगा, मैंने बलात्कार। अगर बचाव नहीं ला पाए तो न्यायालय तो ये मान के बैठा ही है कि इस पुरुष ने इस स्त्री के साथ सेक्सुअल इंटर, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन, डाउरी डेथ, दहेज मृत्यु, क्रुएल्टी, यानी कि जो लेडीज के साथ मैक्सिमम ऑफेंस होते थे, ठीक, उस पर कोर्ट ने क्या किया, लॉ ने क्या किया, एक एक चीज पर प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन, ये जो प्रिजम्पशन होता है ये 3 प्रकार। एक को बोला जाता है मे प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम, वो धारणा कर सके। दूसरे को बोला जाता है शैल प्रिज्यूम, उपधारणा करेगा। तीसरे को बोला जाता है कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ 3 चीज है, मे प्रिज्यूम, उपधारणा कर सके, शैल प्रिज्यूम, उपधारणा करेगा, निश्चायक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ। देखो जो 3 प्रकार की उपधारणाएं आती हैं कोर्ट के सामने, जो पहली वाली है जिसको हम लोग कहते हैं मे प्रिज्यूम, ये हर समय तथ्य की, फैक्ट्स की हो, तथ्य की, और ये बहुत मजबूत नहीं होती, तो आसानी से खंडित किया जा सकता। जो मे प्रिज्यूम होती है, उपधारणा कर सकेगा, ये ध्यान रखिएगा, तथ्य की होती है और खंडनीय होती है। इसको किसी भी साक्ष्य के द्वारा हम आसानी से खंडित कर सकते हैं, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी होती है शैल प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम हर समय जो होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं उपधारणा करें, ये विधि की उपधारणा होती है, लेकिन ये भी खंडनीय होती है। कानून की तो होती है, लेकिन ये क्या होती है, इसको भी खंडित किया जा सकता, खंडित किया जा सकता। तीसरा होती है कंक्लूसिव प्रूफ, निश्चायक सबूत, ये विधि की होती है और अखंडनीय होती, अखंडनीय, अखंडनीय। इसको 3 चीज को समझ लो, मे प्रिज्यूम, लिखते चलो, मे प्रिज्यूम बराबर उपधारणा कर सकेगा बराबर तथ्य की उपधारणा व खंडनीय। मे प्रिज्यूम बराबर उपधारणा कर सकेगा बराबर तथ्य की उपधारणा खंडनीय। नेक्स्ट, शैल प्रिज्यूम बराबर उपधारणा करेगा बराबर विधि की उपधारणा बराबर खंडनीय। तीसरा कंक्लूसिव प्रूफ, कंक्लूसिव प्रूफ बराबर निश्चायक सबूत बराबर विधि की उपधारणा बराबर अखंडनीय, अखंडनीय। अगर ये फार्मूला याद रखोगे, पीटी में फट से लगा लोगे टिक, फट से तुरंत टिक लगेगा। तो जो नोट कराया जाएगा सब पीटी में आएगा, मेंस की चिंता मत करो, मेंस का तो क्वेश्चन आंसर पीटी का पहले रेडी करो। यहाँ सर दूसरा नंबर एक बार फिर से कहिए। शैल प्रिज्यूम बराबर उपधारणा करेगा बराबर विधि की उपधारणा बराबर खंडनीय। देखो जो मे प्रिज्यूम होता है ये तथ्य की होती है। जैसे अगर कोई दस्तावेज 30 वर्ष पुराना है, 30 वर्ष पुराना है और किसी प्राधिकारी के कब्जे में, जो पहले हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 90 पढ़ते थे, अब हो गई है 92, 92। जो बीएसए की सेक्शन नंबर 92 है, ये कहती है 30 वर्ष पुराना अगर कोई दस्तावेज है किसी प्राधिकारी के कब्जे में है, तो वो माना जाएगा कि वो दस्तावेज ये तथ्य की उपधारणा है, विधि की उपधारणा नहीं। ये है तो कोई भी आसानी से कह सकता है ये दस्तावेज 2 बार प्राधिकारी के कब्जे से बाहर भी है, खत्म, उपधारणा टूट, ये असली, ठीक। चाइल्ड प्रिज्यूम का देखो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, चाइल्ड प्रिज्यूम।
अगर कोई व्यक्ति पिछले 7 वर्षों से अगर कोई व्यक्ति पिछले 7 वर्षों से जीवित नहीं और किसके द्वारा जीवित नहीं सुना गया, के परिवार के फैमिली के मेंबर, रिलेटिव्स के द्वारा, सिर्फ परिचितों के द्वारा, तो जिस दिन से वो नहीं सुना गया उस दिन से जो एफआईआर होती है उसके गुम होने की, गायब होने की एफआईआर करानी पड़ती है। डेट ऑफ एफआईआर से अगर 7 वर्ष बीत, तो जिस दिन 7 वर्ष बीत जाता है, कोर्ट के सामने एप्लीकेशन देने पर चाइल्ड प्रिज्यूम कोर्ट विधि की उपधारणा करेगा कोर्ट कि वो व्यक्ति मर, कोर्ट आर्डर करेगा कि वो व्यक्ति मर, और इसको हम लोग बोलते हैं सिविल डेथ। सिविल डेथ कानून की निगाह में। लेकिन खंडनी कैसे है? अगर कोई कहता है कि नहीं 3 साल पहले वो हमको मिले थे दिल्ली में, हमारे साथ 2 घंटे घूमे थे, अप्रूव कर दिया, फोटो दिखा दिया, कुछ भी दिखा दिया, ये विधि की उपधारणा टूट, विधि की उपधारणा टूट गई। अगर नहीं कोई आरोप लगाया तो ये मान लिया जाएगा कि वो जो 7 वर्ष वाला लापता था वो, इसको बोलते हैं सेल कंक्लूसिव प्रूफ, निश्चायक सबूत का बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर पति पत्नी साथ साथ रह रहे हैं, वैवाहिक जीवन उनका बरकरार है और उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा हो, तो देखो जो बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लीगल रिलेशन का हो चाहे वो इनलीगल रिलेशन का हो, माता को लेके कोई भी विवाद कभी नहीं। हर बच्चे की माँ वही होती है जिसके पेट से, गर्भ से वो बच्चा पैदा, ठीक। विवाद होता है पिता को लेकर, विवाद होता है पिता को लेकर। अगर पति पत्नी का वैवाहिक जीवन चल रहा है, मेंटेन है, और कोई बच्चा पैदा होता है, तो बच्चे का पिता कौन होगा? जिसके साथ रह रही है सर। जिसकी उसकी माँ जिसके साथ विवाहित है, उसकी माँ जिसके साथ विवाहित है। ये निश्चायक सबूत है, ये कंक्लूसिव। ये ध्यान रखिएगा कि जब न्यायालय के सामने कोई मैटर आता है, मे प्रिज्यूम का, शैल प्रिज्यूम का और कंक्लूसिव प्रूफ का, तो न्यायालय वहाँ पे क्या करता है कि वो पहले से ही प्रिजम्पशन करके बैठा रहता है। देखो इसको कैसे समझो। सामान्य मामलों में अगर कोई क्रिमिनल केस है, सामान्य मामलों में जो न्यायालय होता है, वो जो एक्यूज पर्सन होता है, जिसके ऊपर आरोप लगा होता है, उसको निर्दोष मान के, सामान्य मामलों में, ध्यान से सुनो, सामान्य मामलों में जिसको भी अभियुक्त बनाया जाता है उसको कोर्ट मान के चलती है कि वो निर्दोष है। और पूरे क्रिमिनल ट्रायल के दौरान हर समय न्यायालय पूरी कोशिश करता है कि जहां पर भी मौका पाता है कोर्ट वो क्या करता है, एक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज कर देता है, या तो उन्मोचित कर देता है या दोष मुक्त, सामान्य मामलों, ठीक। क्योंकि सामान्य मामलों में जो आरोप लगाता है उससे कोर्ट कहता है कि आप साबित करिए, हम तो मान के बैठते हैं ये निर्दोष है, हम इनको दोषी नहीं मान, हम इनको निर्दोष मान। कहाँ पर? बर्डन ऑफ प्रूफ पर और ओनर, बर्डन ऑफ प्रूफ में और ओनर्स के मैटर पर ध्यान रखिएगा, कोर्ट जो होती है वो अभियुक्त व्यक्ति को निर्दोष मान, ठीक। लेकिन उपधारणा में क्या है? जिन जिन सेक्शन के ऊपर उपधारणा काम करती है उसका मैटर अलग, उसमें कोर्ट ये मान कर बैठती है कि अभियुक्त व्यक्ति ने अपराध किया। जैसे रेप, अगर रेप का केस कोर्ट में चल रहा है, ध्यान रखिएगा, कोर्ट ये प्रिज्यूम करके बैठी हुई है, शैल प्रिज्यूम करके बैठी हुई कि जिसको आरोपी बनाया गया है, जिसको अभियुक्त बनाया गया है, उसने ही बलात्कार किया, वो मान के बैठा है, ठीक। और अगर वो अपना बचाव नहीं ला पाया, अगर अभियुक्त व्यक्ति अपना बचाव नहीं ला पाता, अपना डिफेंस नहीं ला पाता, ये अगर साबित करने में असफल हो जाता है कि मैंने बलात्कार नहीं किया, तब कोर्ट क्या करेगी? को सजा। अगर आप अपना बचाव ला दिए तो बच गए, अदरवाइज तो कोर्ट तो मान के ये आपको हमको सजा दे। तो पूरी ध्यान रखिएगा, जो मुकदमा चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल,
सिविल ट्रायल, क्रिमिनल ट्रायल में जो होता है पूरे ट्रायल में चलता रहता है मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ, ओनस। जो लोग हायर जुडिशियल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी ये चेतावनी, ध्यान रखिएगा। आपसे ये प्रिज्यूम किया जाता है कि आप 7 साल के लीडिंग लायर हैं, आपने कितने केसेस को निपटाया है, तो आपसे तो पूरा एक करके ब्यौरा लिया। उनका इंटरव्यू बिल्कुल अलग तरीके। जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं बेसिक चीज़ पहले समझ जाए। बेसिक चीज़ ये कहता है कि 90% केस होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, बाकी 5% मिस। ठीक। अब देखो पूरा जो ट्रायल है उसमें 3 कंक्लूजन निकले, प्रूफ्ड, डिसप्रूफ, नॉट प्रूफ। साबित हुआ, ना साबित हुआ, साबित, 3 चीज़ें हैं। जब पूरा मुकदमा, जैसे आप लोग कोई क्रिकेट का मैच देखते हो, क्या परिणाम निकलता है क्रिकेट मैच का? या तो एक टीम जीत जाती है या दूसरी टीम जीत जाती है, या मुकदमा क्या हो जाता है, टाई, अनिर्णित, या तुम जीते ना हम जीते। ठीक। ऐसे यहाँ पर भी है प्रूफ्ड। प्रूफ्ड का मतलब होता है जिसके ऊपर सबूत का भार है, जिसके ऊपर सबूत का भार है। सबूत का भार किस पे होता है? सबूत का भार किसके ऊपर होता है? ये लोग बताओ जल्दी। अभियोजन पे। आरपी सिंह, सबूत का भार किस पे होता है? सर पीड़ित पे होता है। पीड़ित व्यक्ति पर। जी सर। सिविल में कि क्रिमिनल में? सर क्रिमिनल, सिविल में, सिविल में सर बाधित होता है। दोनों में। सिविल में पीड़ित होगा तो वादी बनेगा, क्रिमिनल में पीड़ित जी जी होगा तो अभियोजन बनेगा। जी हाँ। जी सर जी। अच्छा, अगर पीड़ित व्यक्ति ने अपने मामले को पूरे विचारण में कोई संदेह नहीं उत्पन्न हुआ साबित कर, विदाउट डाउट, तो जो पीड़ित व्यक्ति होता है बोला जाता है वो मुकदमा। अगर सिविल केस जीता उसको हम लोग बोलते हैं डिक्री होल्डर, डिक्री। अगर क्रिमिनल केस जीता पीड़ित व्यक्ति, क्या होता है, अभियुक्त को सजा। अभियुक्त व्यक्ति को सजा मिलने का मतलब क्या होता है, पीड़ित व्यक्ति जीत गया ना। ठीक। यस सर। दूसरा, पीड़ित व्यक्ति अपने मामले को नहीं साबित कर, डिसप्रूव, तब क्या होगा? अगर सिविल केस है तो वो डिक्री होल्डर नहीं बने। क्रिमिनल केस है तो एक्यूज पर्सन को क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तीसरा ये है कि न तो पीड़ित व्यक्ति अपने मामले में अपने सिद्ध कर पाया और न ही बचाव पक्ष अपने मामले में, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉट प्रूफ। ये सिविल केस में ज़्यादा होता है। न वादी अपने पक्ष में साबित कर पाए, न प्रतिवादी अपने पक्ष में साबित कर पाए। ऐसे केसेस में क्या होता है, ये कहा जाता है किसी को भी डिक्री होल्डर नहीं बनाया जा रहा है, मुकदमे को खारिज कर, मुकदमे को खारिज कर दिया जाए। ये देखो एक पूरा हमने आप लोग को जो साक्ष्य का मैटर होता है, ये कैसे कैसे ऑपरेट होता है, वो आपको हमने, आप में से किसी को सर कुछ न समझ में आए तो पूछ सर लो। जज जी जजमेंट सर क्या होता है जजमेंट? जैसे कि सिविल के मैटर में कोई किसी को अगर कोई जीत हासिल हो रही है केस में तो डिग्रीधारी हो गया, सुनो डिग्री हो गई उसकी। क्रिमिनल में जजमेंट को लेकर सुनो, डाउट। जी वादी के स्टेटमेंट को, वादी के जी प्लेंटिफ के स्टेटमेंट को बोला जाता है प्लेंट। जी प्रतिवादी डिफेंडेंट के स्टेटमेंट को बोला जाता है रिटन स्टेटमेंट। जज साहब के स्टेटमेंट को बोला जाता है जज। ठीक। वादी जो जी कहता है वाद पत्र, प्रतिवादी जो कहता है लिखित कथन, जज साहब जो कहते हैं वो ठीक। जी जी जजमेंट, जज प्लस स्टेटमेंट, जज के द्वारा जी अंतिम रूप में दिया गया स्टेट। जजमेंट। ठीक। जी और नए लोग में किसी को प्रॉब्लम बोलो नो भाई। सर, नो सर। अक्षरा क्लियर है? आरपी सिंह जी सर क्लियर है। और आप में से कोई किसी तो
ठीक है। सर वीडियो सेंड कर दीजिएगा। नवीन जी क्लास में हैं? सर कुछ पूछना था। नवीन जी है क्लास में? हेलो। बहुत तेज आवाज है। बताइए कैसे है? ठीक है सर, ठीक है। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी सर बहुत बहुत। देखो भाई, नवीन जी हमारे पहले स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुई थी और 2020 से है सर। हाँ 8 अगस्त 2020। अरे वाह। क्या बात, पूरी डेट याद। और नवीन जी की बिटिया रानी दो डॉक्टर हो गई। ठीक है। और एक बिटिया अभी इनकी हाई कोर्ट पटना में हुई थी, अभी उसने बिहार में वित्तीय सेवा में निकाला, तो फाइनेंशियल। और नीता नाम है उसका, को हमने किया था। बहुत ही टैलेंटेड बेटी। ये जो बेटी पहले हाई कोर्ट में थी, अब हो गई बिहार के वित्तीय सेवा में सेलेक्ट, लोक सेवा आयोग। उतनी टैलेंटेड बच्ची को हमने बहुत कम दी, उम्र भी बहुत कम है, थोड़ा से सांवले काले हैं, बहुत स्मार्ट है, बट उसकी बातें भी। और दो बेटी इनकी डॉक्टर हो। बहुत बहुत बधाई नवीन जी आपको भाई। नवीन जी बिहार अब कॉन्ग्रेचुलेशन नवीन सर। और नवीन सर बहुत बहुत बधाई। जी सर बहुत बहुत सभी को बधाई हो। अब अगर आप बेटियों के पापा बरकरार रहना चाहते तो एडीजे बन जाइए जल्दी से। अब सर वही लास्ट बॉलिंग कर रहे हैं, लास्ट ओवर की बॉलिंग है मेरा। जरा बॉल आल को थोड़ा मझा लीजिए, थोड़ा सा रगड़ रगड़ लीजिए, ठीक है, ताकि वो 24 हाँ 24 बरस प्रैक्टिस का हो गया सर। 24 साल 24 साल क्या हो बात। गया। इतना तो जज साहब के 24 साल 4 महीना इतना तो जज साहब का भी नहीं होगा जो आपका इंटर। सर। चलिए निकल जाएंगे, जरूर निकल जाएगा। ना 65 आप बता रहे हैं, कितनी पोस्ट आ रही है? 65 आ रही है। बताइए, बहुत है। बिहार जुडिशरी बिहार में तो 50 इयर्स है सर लास्ट एज। अच्छा सर यूपी में 45 है और बिहार में 50 है। नोट्स वगैरह थोड़ा बनाइए। अच्छा नवीन जी, सर नोट्स सर बनाने से फ़ायदा क्या होता है, इंटरव्यू देने बहुत आसानी होती है, बहुत आसानी होती सर है। क्लास रिकॉर्डेड तो वही है, आप इसको भेज देंगे तो मैं आप लोग को। बच्चे लोग के चलते थोड़ा सा हम थे व्यस्त, अब फ्री हो गए, क्वाइट हो गए। अरे आप क्या फिर, आप क्या बताएं भाई, जो बच्चियाँ डॉक्टर हो गई आपके, तो इनके भाई की बेटी वो भी डॉक्टर हो साथ। और एक बेटी तो भी उसने निकाला है, हाई कोर्ट में सेक्शन ऑफिसर थी, पटना हाई कोर्ट। इसके बाद उसने बीपीएससी से निकाल लिया, वो क्लास 2 अभी और आगे जाएगी। बच्ची बहुत टैलेंट है, अभी के 8-10 क्लास लिया था, बहुत टैलेंट। चलिए ठीक, तैयारी करिए नवीन जी, बढ़िया। हाँ बताइए पाठक जी, क्या प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है क्या? कोई पूछ रहा था, कौन? योगेंद्र आपकी क्या, किसके? जी सर, क्वेश्चन भेजे थे सर, एक जो आपका बुक मैंने आपके द्वारा मिला है, तो उसमें लग रहा था सर क्वेश्चन रॉन्ग है, तो फिर उसी को कंफर्म करने के लिए आपने भेजा था तो उसको अभी देख नहीं पाए, देख लेंगे सुबह उबह, ठीक है, देख लेंगे तो आपको हम तब बता पाए क्या उस पर लिखा आपको कर। सर हम लोग को, मेरे पास जो है कोई बुक नहीं है, ना ही बेयर एक्ट है, पुराना वाला आईपीसी वाला है, तो अब नहीं, बीएनएस या बीएसए का नहीं है, तो उसके लिए तो उसको लेना पड़ेगा। बेयर एक्ट ले ले या क्या? जो तीनों भी निकली हुई है उसको आप मंगा लो, समझ रहे हो? जी उसी से पढ़ो तभी काम बनेगा, बाकी बेयर वगैरह, बेयर तो आपके पास रहना ही चाहिए, ठीक है ना? जी बेयर एक्ट। सर ये सर पूछना चाह रहे थे सर। हाँ हाँ ना सर ये नए जो एक्ट है बीएनएस और आईपीसी, 80% तो वही होगा सर? नहीं नहीं नहीं, काफ़ी चेंजेस है, काफ़ी चेंजेस है। ये बेस वही सर है, बेस वही है, बेस में चेंजेस नहीं है, बट ये है कि नए वाले में क्रिमिनल लॉ में एट ग्लांस क्या है? एट ग्लांस में हम जानना चाहते हैं 2 शब्द में। आप ये मान के चलिए करीब 80% चेंजेस हैं, ये मान के।
चेंजेस 80%। हाँ बहुत है, क्रिमिनल लॉ में बहुत चेंजेस, सम्मन भेजने का तरीका, वारंट भेजने का तरीका, समझ ट्रायल का तरीका सब बदल गया। वो तो बहुत डीप में पड़ आई BNS सभी का है, PSA का भी BNS का भी, सभी का है। तो ये है कि जैसे जो डेफिनेशन हो जाए चोरी की परिभाषा है वो वही है जो इसमें, लेकिन अब बदल गया। अगर प्रथम बार कोई चोरी करेगा तो 3 वर्ष का है, अगर द्वितीय बार करेगा, तीसरी बार करेगा, दंड डालेगा। यही सब ऐड हुआ है हाँ, सर। तो अब आपको इस तरह पढ़ना, जैसे एग्जाम में आ गया हायर जुडिशियल में, ए नामक व्यक्ति ने अपने जीवन में दूसरी बार अपराध, निम्नलिखित में से कितने वर्ष के कारावास से दंड, और कहीं आपके दिमाग में 3 वर्ष वाला बैठा है तो गलत। यही सबसे बड़ी हम लोग अभी तो सर ऑनरेबल हाई कोर्ट का बेल आज ही हमने किया है, वो IPSC लोग लिख रहा है अभी नए एक्ट का, अब नए अभी करेंट FIR का अब लिखने के ढंग में लिखा जा रहा है आदेश। 1 जुलाई के बाद सारी FIR भी, सर उन लोगों के द्वारा टाइपिंग हो रहा है, क्लर्कियल मिस्टेक है लेकिन कोर्ट नहीं या लिखेगा, कोर्ट अपना तरफ से नहीं। वो गलत है सर, गलत। जब धारा चेंज हो गया है तो कैसे IPC लिख देंगे, और जो धारा में भी डिफरेंस हो जाएगा। मान लीजिए 379 है और उसके बाद से BNS का धारा कुछ और है, तो लिख के कैसे बेल दे देंगे? कंप्यूटर वो 1 कैसे, जुलाई के पहले का होगा, 1 जुलाई के पहले का होगा। ना जज साहब पकड़ लेंगे तो नोट मेंटेनेबल वो करके खारिज कर दे सकते नहीं हैं। FIR थाने पे इसलिए नहीं हो पाएगी ना, उनका कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं। अब IPC कंप्यूटर को सब बहस कुछ करने में सब बहस कुछ करने में कोई जज साहब कह दे रहे हैं कि आप पहले के जिसे जो धारा है वही बता दीजिए, इसलिए कि उनको भी आसान हो जा रहा है उसको समझने में, फिर कन्वर्ट करके अपना कर दे रहे हैं। जज साहब लोग कमजोर ठहर रहे हैं। आप लोग जल्दी से बनिए जज तो ठीक हो जाए। ले आओ।